सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, बहुत मजा आ रहा है आपको पढ़ने में। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में वेलोसिटी के बारे में देखा था, साउंड के वेलोसिटी के बारे में देखा था। आज वापस से हम लोगों का नया टॉपिक आ चुका है, दैट इज फैक्टर अफेक्टिंग द वेलोसिटी ऑफ साउंड। साउंड का जो वेलोसिटी होता है, कौन कौन से फैक्टर की वजह से वो चेंज हो सकता है, ये हम लोगों का आज का टॉपिक रहेगा। और हम लोग ये वीडियो ला चुके हैं, तो एंजॉय लर्निंग विद अस। ओके, सो वंस अगेन वेलकम टू आवर ब्यूटीफुल सा चैनल द एसएम एकेडमी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग वही टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो हमें बताता है कि जो साउंड की वेलोसिटी है वो कौन कौन से पैरामीटर से चेंज हो सकता है, बदल सकता है, राइट। तो हम लोगों ने देखा था लास्ट वीडियो में, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा है कि जो साउंड का वेलोसिटी होता है, ये साउंड का वेलोसिटी होता है फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ, या तो वेवलेंथ मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी। और ये कहीं अप्रोक्सीमेटली 330 मीटर पर सेकेंड से लेके 352 मीटर पर सेकेंड के बीच में रेंज करता है, राइट। तो अगर ये किसी के बीच में रेंज कर रहा है तो इसका मतलब है डेफिनेटली कि इसकी जो वैल्यू होती है ये फिक्स नहीं होती। तो अगर इसका वैल्यू फिक्स नहीं है तो इसका वैल्यू क्यों चेंज हो रहा है? तो देयर आर लॉट मैनी पैरामीटर्स, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इनकी वैल्यू को बदल देते। तो हम लोगों का टेम्परेचर, डेंसिटी, अगर मीडियम का टेम्परेचर चेंज हो गया, डेंसिटी चेंज हो गया, या तो उसके अंदर का मॉलिक्यूलर मास चेंज हो गया, जो मीडियम के पार्टिकल उनका मॉलिक्यूलर मास आपने बदल दिया, मीडियम बदल दिया, तो इस वजह से जो हम लोगों का वेलोसिटी होता है साउंड का, वो क्या हो जाता है? चेंज। तो लेट अस सी सम ऑफ द फैक्टर को हम लोग यहाँ पे सीखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो वेलोसिटी जो साउंड का है, हम लोगों ने देखा था ये कुछ रेंज के बीच में आता है, राइट। तो इसको डिस्टर्ब या तो चेंज करने के लिए कुछ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फर्स्ट फैक्टर, लेट अस कंसिडर टेम्परेचर। ओके, तो सबसे पहले हम लोग टेम्परेचर से डील करते हैं। तो यस, ऑब्वियसली टेम्परेचर बदलने से वेलोसिटी बदल जाता है, राइट। तो अभी जो साउंड है, आपने साउंड किसी सोर्स से प्ले किया, ओके, साउंड जा रहा है आगे, एनर्जी कैरी करते हुए जा रहा है साउंड वेव, राइट। तो अभी क्या ये साउंड वेव हर बार सेम वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा? आंसर इज नो। अगर जिस मीडियम की वजह से वो साउंड प्रोपागेट हो रहा है, जिस मीडियम की वजह से वो साउंड आगे जा रहा है, अगर उस मीडियम का टेम्परेचर बदल गया तो यस, द वेलोसिटी ऑफ साउंड विल चेंज। जो साउंड की वेलोसिटी है वो बदल जाएगा, राइट। तो ये कैसे, ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं, जो कि साउंड की वेलोसिटी और मीडियम का टेम्परेचर, ये दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? दैट इज, जो वेलोसिटी ऑफ साउंड होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो वेलोसिटी ऑफ साउंड इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के स्क्वायर रूट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर ऑफ द मीडियम, मीडियम का क्या टेम्परेचर है उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, राइट। तो अगर मैं ये स्टेटमेंट को मैथमेटिक्स के टर्म में लिखना चाहूं तो वी कैन राइट दिस स्टेटमेंट एज वेलोसिटी ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर, राइट। वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो वेलोसिटी है वो बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, या तो ऐसे समझो कि अगर सपोज मीडियम का टेम्परेचर बढ़ गया तो वेलोसिटी को बढ़ना पड़ेगा, अगर मीडियम का टेम्परेचर कम हो गया वेलोसिटी को कम होना पड़ेगा। सो दिस इज व्हाट कॉल्ड एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन। बट यहां पे हम देख सकते हैं रूट ऑफ टेम्परेचर है, रूट ऑफ टेम्परेचर, इसका मतलब टेम्परेचर में जो भी चेंजेस आएंगे उसका जो स्क्वायर रूट होगा उतना चेंजेस वेलोसिटी में आएगा। तो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल, सपोज आपका जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर, अगर मान लेते हैं फॉर एग्जांपल राइट नाउ इनिशियल कंडीशन में, अभी हम लोगों का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर है कुछ, हम लोग ले लेते हैं 16 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस, ओके। उस टाइम पे आपका कुछ वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड, फॉर एग्जांपल, राइट। सपोज आपका टेम्परेचर बढ़ गया 16 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, राइट। तो अभी आपका टेम्परेचर देखो कितने वैल्यू से बढ़ा है, तो आंसर है आपका टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा है। तो अब हमें पता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ा है तो टेम्परेचर और वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एंड इफ टेम्परेचर एंड वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल,
टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेलोसिटी को बढ़ना पड़ेगा, राइट। तो वेलोसिटी भी बढ़ेगा, लेकिन स्क्वायर रूट है यहाँ पे, तो अगर टेम्परेचर 4 से बढ़ा है तो स्क्वायर रूट क्या होता है टेम्परेचर का, 4 का क्या स्क्वायर रूट है, जितने से बढ़ा है टेम्परेचर 4 से बढ़ा है, 4 का क्या स्क्वायर रूट होता है 2, तो आपका वेलोसिटी 2 से बढ़ जाएगा, तो 4 मीटर से आपका वेलोसिटी कितना हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब जितने वैल्यू से आपका टेम्परेचर बदलेगा उसके रूट के वैल्यू के हिसाब से आपकी वेलोसिटी भी बदल जाएगी। अगर टेम्परेचर बदलेगा, अगर मीडियम का टेम्परेचर, अभी मान लेते हैं कि अभी सुबह का टाइम है, तो आपका जो मीडियम होगा, एयर होगा, उसका जो टेम्परेचर होगा लो होगा, ठीक है। आपने साउंड सोर्स किसी सोर्स से प्ले किया, साउंड ट्रैवल हो रहा है, साउंड ट्रैवल हो रहा है, साउंड ट्रैवल होगा, ओके। तो ऑब्वियसली अगर टेम्परेचर लो है तो आपको पता है साउंड का स्पीड लो होगा, राइट। टेम्परेचर एंड वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर कम है तो धीरे धीरे ट्रैवल करेगा। अभी जैसे धूप हो गया, टेम्परेचर मीडियम का बढ़ गया, एयर पार्टिकल थोड़े से हीटेड हो गए, टेम्परेचर राइज, अब आपका जो साउंड है वो बहुत तेजी से आगे जाने लगेगा, उनका वेलोसिटी बढ़ जाएगा। लेकिन कैसे बढ़ेगा, तो हमने देखा सपोज टेम्परेचर आपका 9 से बढ़ जाता है, टेम्परेचर आपका 10 था अब 19 हो गया, 9 से बढ़ गया, तो आपका जो वेलोसिटी है वो 9 का स्क्वायर रूट, जितने से टेम्परेचर बढ़ा उसका स्क्वायर रूट 3, 9 का स्क्वायर रूट 3, आपका वेलोसिटी जो साउंड का है वो 3 मीटर से बढ़ जाएगा। अगर पहले आपका साउंड 12 के स्पीड से जा रहा था 12 मीटर पर सेकेंड, अब 3 बढ़ा लो 15 मीटर पर सेकेंड से जाएगा, जब टेम्परेचर आपका 10 से 19। सो दिस इज द केस कि टेम्परेचर एंड वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इन दिस केस आल्सो दिस वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट, स्क्वायर रूट ऑफ द टेम्परेचर, राइट। तो ये स्टेटमेंट का हम लोग ने यहाँ पे मैथमेटिक्स लिखा। अब हम लोग इसको अच्छे से बता देते हैं। इफ, यहां पे हम लोग बता सकते हैं, इफ टेम्परेचर increases by 4, then velocity increases by 2, increases by रूट 4, इसका रूट दैट इज 2 से बढ़ जाएगा, राइट। तो ये तो एक फैक्टर हो गया। क्या साउंड का जो वेलोसिटी होता है सिर्फ टेम्परेचर बदलने से बदलता है? नो, साउंड का वेलोसिटी और भी फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो सेकंड फैक्टर इज डेंसिटी। तो डेंसिटी का मतलब आपको पूरी तरीके से पता है। डेंसिटी का मतलब होता है कि आपका जो मीडियम है वो कितना घना है, यानी कि आपके मीडियम में 1 मीटर स्क्वायर एरिया या तो 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम की बात कर लेते हैं, डेंसिटी वॉल्यूम से रिलेट करते हैं। तो 1 मीटर क्यूब का जो जगह है आपके मीडियम में, जैसे मैं यहां से बोल रहा हूं दिस माय माउथ इज द सोर्स, तो यहां से 1 मीटर क्यूब का जो जगह है इसके अंदर कितने पार्टिकल्स आते हैं। अगर कम पार्टिकल्स आते हैं तो मैं बोलूंगा ये मीडियम जो है उनकी डेंसिटी कम है। अगर 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर, 1 मीटर क्यूब जगह के अंदर अगर बहुत सारे एयर के पार्टिकल्स है तो हम बोलेंगे कि जो हमारा मीडियम है उसका जो डेंसिटी है इट इज लार्ज। तो हम लोगों का जो साउंड का वेलोसिटी होता है ना वो डेंसिटी पे डिपेंड करता है और वो इनवर्स रिलेशन फॉलो करता है, राइट। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे कि वेलोसिटी ऑफ द साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड डिपेंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सेम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट को इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ, किसका स्क्वायर रूट? वेलोसिटी, सॉरी डेंसिटी, ऑफ डेंसिटी, राइट। तो यहां पे हम लोग इसको लिख सकते हैं वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और वी कैन से जो हम लोग का वेलोसिटी होता है साउंड का, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी ऑफ द मीडियम। मीडियम का जो भी डेंसिटी होगा उसके जो भी डेंसिटी है उसके स्क्वायर रूट को इनवर्स रिलेशन फॉलो करवाएगा कौन? वेलोसिटी। मतलब ये होता है कि मैथमेटिकली कि वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ द मीडियम, मीडियम के डेंसिटी के रूट से। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर वेलोसिटी में कोई भी चेंज आएगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? डेंसिटी, यस। लेकिन इनवर्स रिलेशन फॉलो करने का मतलब होता है कि अगर डेंसिटी कम हो रहा है तो वेलोसिटी को बढ़ना पड़ेगा, या तो डेंसिटी बढ़ रहा है तो वेलोसिटी को घटना पड़ेगा। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज इनवर्स रिलेशन। और इसमें भी स्क्वायर रूट का टर्म है। इसका मतलब अगर सपोज डेंसिटी कम हो रहा है तो आपको पता चल गया वेलोसिटी बढ़ेगा। अगर डेंसिटी 4 से कम हो रहा है
तो वेलोसिटी 2 से बढ़ेगा, यानी कि 4 के स्क्वायर रूट से बढ़ जाएगा। 4 से डेंसिटी कम हो रहा है तो वेलोसिटी 4 के स्क्वायर रूट से दैट इज 2 से बढ़ जाएगा, राइट। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं इफ डेंसिटी डिक्रीजेस बाय 4 देन वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय 2। एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, राइट। सो दिस इज कॉल्ड एज इनवर्स रिलेशन, राइट। तो अभी जो हम लोगों का वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी क्या सिर्फ टेम्परेचर पे और डेंसिटी पे डिपेंड करता है? आंसर है नहीं, और एक फैक्टर है दैट इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। जो मॉलिक्यूल्स मीडियम बना रहे हैं, जो मॉलिक्यूल्स मीडियम में ट्रेवल कर रहे हैं, इस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट क्या है? जो भी मॉलिक्यूलर वेट होगा इस मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि आपका साउंड का वेलोसिटी क्या होगा। क्योंकि हर एक मीडियम, जैसे आप साउंड को सॉलिड में ट्रेवल करवा लो, लिक्विड में ट्रेवल करवा लो, गैसेस सिस्टम में ट्रेवल करवा लो, तो सारे जो भी मैंने बोला सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, इवन गैसेस में कोई भी गैस ले लो, लेट्स से कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट अलग होता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर वेट अलग। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर गैस साउंड जा रहा है, अगर साउंड आपका ऑक्सीजन में जा रहा है, देन देयर विल बी डिफरेंस इन द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन बोथ द केसेस, राइट। तो इसका मतलब साउंड की वेलोसिटी जो है ना वो मॉलिक्यूलर वेट पे भी डिपेंड करती है। किसका मॉलिक्यूलर वेट? तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मीडियम, मीडियम का पार्टिकल हम बोल सकते हैं। तो यहां पे जो हमारा थर्ड फैक्टर होगा वो होगा मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट होगा। तो यहां पे सेम नियम फॉलो होता है, जो हम लोगों का वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इनवर्स रिलेशन फॉलो करता है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पार्टिकल ऑफ द मीडियम, ऑफ द मीडियम। अगर आप इसको मैथमेटिकली लिखना चाहोगे तो आप इसको मैथमेटिकली लिख सकते हो, वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। यहां पे m का मतलब क्या है? मॉलिक्यूलर वेट। तो सेम, अगर सपोज आपका मॉलिक्यूलर वेट 4 से बढ़ गया, इनवर्स रिलेशन है, तो आपके वेलोसिटी को कम होना पड़ेगा। कितना कम होगा? अगर ये 4 से बढ़ रहा है तो ये इसके स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट 2 से कम हो जाएगा। अगर ये 4 से बढ़ रहा है, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो आपका वेलोसिटी 2 से कम होगा। अगेन अगर ये 9 से बढ़ रहा है, मॉलिक्यूलर मास 9 से बढ़ रहा है, तो इसको कम होना पड़ेगा, इनवर्स रिलेशन। कितने से कम होगा? 9 के स्क्वायर रूट से, 9 का स्क्वायर रूट 3, राइट। तो दैट मीन्स कि वेलोसिटी ऑफ द साउंड, लॉन्जिट्यूडनल वेव एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द पार्टिकल। कौन सा पार्टिकल? जिस मीडियम में साउंड ट्रेवल कर रहा है उस मीडियम का पार्टिकल को इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सो दीस आर द मेनी फैक्टर, दैट इज टेम्परेचर, देन डेंसिटी, देन मॉलिक्यूलर वेट। ये तीनों पैरामीटर अगर बदलता है, ये नेचुरल कंडीशन है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर ये बदलता है तो यस ऑब्वियसली साउंड का जो स्पीड होता है चलने का, आगे ट्रांसफर होने का, एनर्जी के ट्रांसफर होने का, दैट विल डेफिनेटली चेंज। एंड दीस आर सम ऑफ द रूल्स, जिस रूल्स को वेलोसिटी अपने अंदर फॉलो करते हैं, राइट। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रूल दैट यू शुड बाय हार्ट, या तो आपको पता रहना चाहिए, राइट। तो आई होप कि एवरीवन अंडरस्टूड दिस थिंग, राइट। तो अब हम लोग अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। यस बड़े, यस, ओके, वेरी गुड। तो हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, दैट नेक्स्ट टॉपिक विल बी टाइप्स ऑफ साउंड, यानी कि जो साउंड होता है वो किस तरीके से अपने फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है और हम लोग किस तरीके का साउंड को सुन सकते हैं, इसके बारे में, यानी कि हम लोग ना साउंड के बारे में थोड़ा और डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, सो लेट अस बिगिन। तो जो साउंड होता है ना हमारा, हम लोगों ने डिपेंडिंग अपॉन द फ्रीक्वेंसी, डिपेंडिंग अपॉन कि हम लोग उसको सुन पा रहे हैं कि नहीं, डिपेंडिंग अपॉन कि वो जो फ्रीक्वेंसी है या तो वो जो साउंड है वो फ्रीक्वेंसी का कौन सा रेंज कैरी करता है, इस बेसिस पे हमने ना साउंड को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया। इवन उनके एप्लीकेशंस भी अलग होते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, साउंड को ऑडिबल साउंड एक रेंज लिया, ऑडिबल साउंड रहेगा क्योंकि ये सुनाई देगा। एक रेंज हम लोग ने लिया इंफ्रा, हो सकता है ये नहीं सुनाई दे, बट ऑडिबल
इंफ्रा, ये दोनों टाइप जो हैं इनका एप्लीकेशन अलग होगा, इवन प्रॉपर्टी भी अलग होगा। अब जो लास्ट वाला बचा उसको हम लोगों ने अल्ट्रा, तो ऑडिबल, इंफ्रा एंड अल्ट्रासाउंड, ये तीनों कैटेगरी एक हम लोगों ने रखा। ये कैटेगरी को हम लोगों ने ना फ्रीक्वेंसी के रेंज के ऊपर डिसाइड किया कि जो भी साउंड प्रोड्यूस हो रहा है किसी भी साउंड के सोर्स से, उनका फ्रीक्वेंसी क्या है। तो बेस्ड अपॉन दिस फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने ना जो साउंड है उसके तीन कैटेगरी बनाए, इंफ्रा, या तो ऑडिबल लो, इंफ्रा एंड अल्ट्रा। तो लेट अस बिगिन। सबसे पहले हम लोग इंफ्रा को स्टडी करेंगे। तो इंफ्रा साउंड क्या होता है? इंफ्रा साउंड का मतलब होता है ऐसा साउंड जिसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है लो होती है। तो अगर लो फ्रीक्वेंसी होती तो ऑब्वियसली एनर्जी लो होता है वेव का, ओके, साउंड का एनर्जी लो होता है। तो लो फ्रीक्वेंसी या तो हम लोग बोल सकते हैं इंफ्रा साउंड। ये जो साउंड होता है इनका जो फ्रीक्वेंसी का रेंज होता है वो ना 20 जो हर्ट्ज है, 20 हर्ट्ज इंफ्रा का, 0 से लेके 20 हर्ट्ज, 0 हर्ट्ज से लेके 20 हर्ट्ज का जो रेंज होता है फ्रीक्वेंसी का, मैंने आपको लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी डिस्कस किया था कि 1 सेकंड में कितना वेव बनता है, दैट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। कौन सा वेव? साउंड वेव, है ना। तो 1 सेकंड में कितना साउंड वेव बनता है, 1 सेकंड में कितने कंप्रेशन बनते हैं, 1 सेकंड में कितने रेरफैक्शन बनते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। तो यहां पे अगर आपके साउंड का फ्रीक्वेंसी 0 तो नहीं होगा अगर साउंड चल रहा है तो फ्रीक्वेंसी अगर लोअर से 0 से मान लेते, 0 से अगर 20 हर्ट्ज तक होगा तो ये वाले साउंड के फ्रीक्वेंसी रेंज को, ये वाले साउंड को, या तो ये फ्रीक्वेंसी रेंज के साउंड को हम लोग क्या बोलेंगे? इंफ्रा साउंड बोलेंगे। तो इंफ्रा साउंड क्या होता है? द साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी, इनकी फ्रीक्वेंसी जो होती है, द साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंजिंग फ्रॉम, हम 0 से ही ले लेते हैं, रेंजिंग फ्रॉम 0 हर्ट्ज टू 20 हर्ट्ज, इसे हम क्या बोलते हैं? इंफ्रा साउंड बोलते हैं। तो दिस इंफ्रा साउंड इज नॉट ऑडिबल बाय ह्यूमन ईयर। ह्यूमन ईयर इस साउंड के लिए बना नहीं है, सेंसिबल नहीं है। तो अगर इतनी फ्रीक्वेंसी का कोई साउंड जनरेट होता है और ह्यूमन ईयर तक आता है तो ह्यूमन ईयर सेंसिबल नहीं है, देयरफॉर ह्यूमन ईयर कांट बी एबल टू अंडरस्टैंड और लिसन दिस 0 हर्ट्ज टू 20 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाला साउंड, राइट। बट सम ऑफ द एनिमल, राइट, कुछ एनिमल्स होते हैं हमारे नेचर में, इन लोगों को ये वाले रेंज की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सुनाई दे सकती है, राइट। सो दिस इज इंफ्रा साउंड। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज ऑडिबल साउंड, ओके। नेक्स्ट वन, दिस वाज द फर्स्ट वन, सेकंड इज कॉल्ड एज ऑडिबल साउंड। सो व्हाट बेसिकली इज ऑडिबल साउंड? तो आपको देखो नाम से पता चल रहा है, राइट, ऑडिबल साउंड। ऑडिबल साउंड मींस दिस साउंड विल बी हर्ड बाय ह्यूमन ईयर, राइट। तो ह्यूमन ईयर कैन बी एबल टू हियर सच टाइप ऑफ साउंड, देयरफॉर इसका नाम हम लोग ने ऑडिबल साउंड रखा। तो ऑडिबल साउंड का क्या रेंज होगा? तो ऑब्वियसली हम लोगों ने रेंज, फ्रीक्वेंसी का जो रेंज है उसके ऊपर इन लोगों को हम लोग ने कैटेगराइज किया है। देयरफॉर द रेंज ऑफ ऑडिबल साउंड फॉर ह्यूमन ईयर इज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। सो हम लोग यहां पे लिखेंगे द साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंजिंग फ्रॉम, द साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंजिंग फ्रॉम 20 हर्ट्ज, राइट, 20 हर्ट्ज से लेके 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज इज कॉल्ड एज ऑडिबल साउंड। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम ऑडिबल साउंड बोलेंगे, राइट। इवन आप ये जो 20,000 हर्ट्ज है ना, इस 20,000 हर्ट्ज को हम 20 और ये 3 0 दैट इज 1000, तो 20 इंटू 10 टू द पावर 3 हर्ट्ज बोल सकते हैं, या तो फिर आप इसको 10 टू द पावर 3 मीन्स किलो, so it can be written as kilohertz, right? So an human ear, a human ear can able to listen the sound of frequency ranging from 20 hertz to 20,000 hertz और 20 hertz to 20 kilohertz। तो अगर कोई भी साउंड का सोर्स है जो कि इस रेंज की फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, then our ear, human ear will be able to guess that sound, it will be able to hear that sound. So this is the range of audible sound जो मोस्टली हमारे एनवायरमेंट में जनरेट होता है और हम लोग को ऑडिबल होता है, ओके। नाउ अगर हम लोग इसको क्रॉस करते हैं अबाउट 20,000, so that particular sound is again unable to hear by human eye, और इसको हम लोग बोलते हैं अल्ट्रासाउंड। क्या बोलते हैं हम लोग इसे? अल्ट्रासाउंड। जो हमारा तीसरा कैटेगरी होता है
ये हमारा होता है अल्ट्रासाउंड का कैटेगरी। ओके, तो यहाँ पे द साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी, अब इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है ये फ्रीक्वेंसी 20,000 दैट इज ह्यूमन हियरिंग की फ्रीक्वेंसी जो होती है उससे बढ़ जाता है, राइट। तो साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंजिंग फ्रॉम 20,000 kilohertz, sorry not kilohertz, it is hertz, and above is called as ultrasound। इसको हम क्या बोलेंगे? अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड अगेन इट इज अनेबल टू हियर बाय द ह्यूमन आई। तो बेसिकली अगेन ये जो डॉल्फिन होते हैं, रैट होते हैं, बैट होते हैं, दिस आर द इंसेक्ट्स, और वी कैन से इंसेक्ट्स ही है हमारे नेचर के। तो इनके जो ईयर्स होते हैं दे आर सेंसिबल टू दिस ग्रेट फ्रीक्वेंसी, हायर फ्रीक्वेंसी। तो अल्ट्रासाउंड बेसिकली यही लोगों को पता चलता है, दे आर एबल टू हियर सच टाइप ऑफ साउंड, इवन दे कैन जनरेट अल्ट्रासाउंड। सो अल्ट्रासाउंड इज बेसिकली द फ्रीक्वेंसी ऑफ हम बोल सकते साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज, राइट। सो दिस इज द अल्ट्रासाउंड। तो अभी हम लोगों ने साउंड को कैटेगराइज कर दिया, राइट। इवन जो बहुत छोटे बेबीज होते हैं, न्यूबॉर्न बेबी रेंजिंग फ्रॉम 1 to 2 years 3 years, उनके भी कान जो होते हैं वो सेंसिबल होते हैं। दे कैन इन वेरी रेयर केस दे कैन बी एबल टू हियर फ्रीक्वेंसी अप टू 25,000 हर्ट्ज, राइट। सो दिस आर दी अल्ट्रासाउंड। तो इंफ्रा, ऑडिबल एंड अल्ट्रा, दिस आर दी कैटेगरीज in case of sound depending upon the different range of frequencies, right? Okay, now ये जो अल्ट्रासाउंड होता है ना, इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं। तो ये अल्ट्रासाउंड जो होता है बेसिकली इनके बहुत सारे एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ एप्लीकेशन विच इज कॉमनली यूज्ड एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड। तो ये जो अल्ट्रासाउंड होता है मैंने आपको बताया इसके बहुत सारे सोर्स होते हैं। नेचुरल सोर्स जो है बैट है, डॉल्फिन है, माइस है, तो ये सब नेचुरल सोर्स है। और मशीनरी से भी हम इसे जनरेट कर सकते हैं। तो इनका क्या यूज होता है? तो अल्ट्रा जो साउंड होता है ना, इट इज बेसिकली यूज इन मरीन सिस्टम। मरीन सिस्टम में सी का डेप्थ मेजर करने के लिए हम लोग अल्ट्रासाउंड यूज कर सकते हैं, बिकॉज अल्ट्रासाउंड के पास एक नेचर होता है रिफ्लेक्शन का, दैट वी आर डेफिनेटली गोइंग टू डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर में हम उसे डिस्कस करेंगे, जहां पे हम लोग को पूरा आइडिया आ जाएगा कि साउंड के अंदर कैसे रिफ्लेक्शन होता है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड हम लोगों को ना इसका एप्लीकेशन, हम लोग ना डेप्थ नाप सकते हैं किसी भी सी, अंदर जा नहीं सकते तो हम लोग साउंड की मदद से उसका डेप्थ नाप सकते हैं। तो यहां पे हम लोग पॉइंट भी ऐड कर देते हैं। इट इज यूज टू मेजर डेप्थ ऑफ द सी, डेप्थ ऑफ सी, समुद्र की गहराई को हम नाप सकते हैं। सेकेंड, इट इज यूज्ड इन मेडिकल पर्पस, इसको हम लोग मेडिकल पर्पस में भी यूज कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड जो होता है बेसिकली अगर हम लोग बोलेंगे किडनी स्टोन के लिए भी यूजफुल होता है। किडनी स्टोन को ब्रेक करने के लिए अल्ट्रासाउंड हम लोग यूज करते हैं, राइट। तो अल्ट्रासोनिक साउंड को भेजा जाता है विच इज हैविंग सम हायर एनर्जी एज द फ्रीक्वेंसी इज हायर, तो उसे ब्रेक करने में मदद करता है। तो हम लोग इसका एप्लीकेशन एक पर्पस लिख सकते हैं, इट इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट, इट इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ किडनी स्टोन, ओके। नेक्स्ट जो इसका यूज होता है, एप्लीकेशन होता है, इट इज यूज्ड इन डायग्नोजिंग इंटरनल बॉडी पार्ट्स, जो हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं अंदर के, उनको डायग्नोस करने के लिए हम लोग ये जो मेथड है अल्ट्रासाउंड का, एक टेक्निक होता है, तो वो यूज कर सकते हैं हम लोग टू डायग्नोज दी पेशेंट, या तो हम लोगों का जो इंटरनल बॉडी पार्ट्स होते हैं उसको, राइट। और भी कुछ एप्लीकेशन है कार्डियोलॉजी में यूज किया जाता है, जहां पे हम लोग इट इज यूज टू मेजर हार्ट बीट मेजर कर सकते हैं इससे हम लोग, राइट। एकोकार्डियोग्राफी बोला जाता है, तो दैट इज हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, मेंशन कर लेते हैं, इट इज एकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी के लिए यूज करते हैं हम लोग। देन इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट फॉल्ट्स एंड क्रैक्स इन मेटल, तो मेटल में अगर कोई क्रैक है बहुत छोटा सा, जिसको हम लोग आंखों से नहीं देख सकते, माइन्यूट क्रैक है, होल है किसी सरफेस पे, तो दिस पर्टिकुलर
अल्ट्रासाउंड, दिस अल्ट्रासाउंड इज यूज टू डिटेक्ट दिस टाइप ऑफ फॉल्ट। तो अल्ट्रा जो साउंड होते हैं इनके बहुत सारे एप्लीकेशन है, लॉट्स मेनी एप्लीकेशन, सो वी हैव मेंशन सम ऑफ द एप्लीकेशन। सो आई होप कि सब लोगों को ये जो टॉपिक है समझ में आया। अब अगला जो हम लोग का वीडियो आने वाला है उसके अंदर और डिटेल में साउंड के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम लोग साउंड के रिफ्लेक्शन के बारे में, कैसे साउंड आता है और रिफ्लेक्ट हो जाता है, जैसे हम लोगों ने लाइट के केस में देखा, तो हम लोग साउंड के रिफ्लेक्शन के बारे में और उसके क्या एप्लीकेशन है बहुत कुछ हम लोग सीखने वाले। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो जो है वो समझ में आया। आप स्टडी करते रहे ऐसे हमारे वीडियो के साथ, कंटिन्यू करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, जरूर लाइक करो, शेयर करें एंड कमेंट करो। ओके, सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।